कल हम बात कर रहे थे कि आपराधिक मानवता को डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखेंगे तो 3 सेक्शंस में विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि ऐसा विभाजन लेजिस्लेचर ने नहीं किया, ऐसा कोई विभाजन धारा में नहीं है, लेकिन अगर सुविधा के दृष्टिकोण से देखें तो आपराधिक मानवता की जो डेफिनेशन दी गई है इसे 3 पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं। पहला पार्ट कहता है आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मानव मृत्यु कारित करना आपका आशय है, और ये जो लाइन है इसे पहला जो दृष्टांत है उसके साथ में पढ़ा जाता है। और कार्य ये लाठी गोली बंदूक इससे चलाने से डिफरेंट हो सकता है या कोई भी काम हो सकता है। इसी को संकेत के माध्यम से विधायिका ने कहने की कोशिश की है। कहां दृष्टांत काम है, वहां वो क्या कह रहा कि गड्ढे पर लकड़ियां और घास बिछाता है। इसका मतलब यह हुआ कि विधायिका संकेत करना चाहती कि आप ये न सोचें कि केवल लाठी गोली बंदूक इसी के माध्यम से जब किसी मानव मृत्यु को उत्पन्न किया जाए, किसी मानव मृत्यु को घटित किया जाए, केवल तभी आपराधिक मानववध हो सकता है। बल्कि विधायिका ये संकेत करना चाहती है कि काम कोई हो उससे मानव मृत्यु घटित कर देना, ये अगर आपका आशय है तो आपका कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में जाएगा। यदि मानव मृत्यु घटित भी होती है, ठीक है ना, यदि मानव मृत्यु घटित करना आपके द्वारा आशयित था किसी भी काम के माध्यम से, लेकिन मानव मृत्यु घटित नहीं हुई है, तब फिर वो अटेम्प्ट इस सूरत में है और फिर वो देखा जाएगा कि आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न है या हत्या करने का प्रयत्न है, वो आगे की बात है। लेकिन अगर मानव मृत्यु घटित हुई तो आपका कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में जाएगा। काम लाठी गोली बंदूक चलाना यह इससे डिफर है। और यहीं से यह भी क्लियर हो जाता है, जैसे आप दृष्टांत का को रिलेट करेंगे, ठीक है, इस पंक्ति के साथ, तो तत्काल यह भी क्लियर हो जाएगा कि किसी विशेष मानव प्राणी की मृत्यु कारित करना आपकी ओर से आशयित था या नहीं था। इस बात से भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दृष्टांत कहता है कि का गड्ढे पर घास और लकड़ियां बिछाता है। गड्ढे और घास पर लकड़ियां बिछाते समय जो का आशय है वो किसी मानव प्राणी की मृत्यु को कारित करना है। विधायिका का एक एक शब्द, ठीक है, महत्वपूर्ण होता है, उसके एक एक शब्द की व्याख्या चलती है। जब उसने कहा कि किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित कर देना यह का के द्वारा आशयित है, इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्चुअल जीवन है, जब इसे व्यवहारिक जगत में लागू किया जाएगा डेफिनेशन को, तो दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए जिनके ऊपर इसे लागू करने का दायित्व है वे ये समझ लेंगे कि जिस कार्य से मानव मृत्यु हुई उस कार्य से उसी मानव की मृत्यु कारित करना कार्य के कर्ता का उद्देश्य रहा हो। जिसकी मृत्यु हुई ये कोई जरूरी बात नहीं है, और जरूरी नहीं मीनिंग देयर बाय ऐसा हो भी सकता है कि कार्य का कर्ता जिसकी मृत्यु कारित करना चाहता था उसी की कारित हुई हो, और यह भी हो सकता है कि जिसकी मृत्यु कारित हुई उसे कार्य का कर्ता जानता भी ना हो, लेकिन यदि उसकी मृत्यु और इसके कार्य के बीच
न सिर्फ एक संबंध स्थापित हो जाता है, बल्कि ये मानसिक तत्व भी कार्य के कर्ता में कार्य को किए जाने के समय उपस्थित होना दर्शित कर दिया जाता है कि कार्य के किए जाने के समय ही उस कार्य के पीछे जो कर्ता का आशय था वो मानव मृत्यु को कारित करना था, न कि अन्य कोई अच्छा या बुरा आशय उसका उस कार्य को करने के पीछे था। अगर ये साबित हुआ तो आपका कृत्य आपराधिक मनोवत की श्रेणी में जाएगा। 3 स्थितियां देखी जा सकती हैं आपराधिक मनोवत की डेफिनेशन में, और 3 ही दृष्टांत ये है। तो जो पहली लाइन है, ये जो पहला भाग कि यदि कार्य साशय किया जाए मानव मृत्यु को घटित करने के आशय के साथ, तो पहले दृष्टांत के साथ उसको पढ़ते हैं और उससे क्लियर हो जाता है कि काम की प्रकृति कुछ भी हो, काम की प्रकृति कुछ भी हो, कार्य लाठी गोली बंदूक चलाने वाला है या अन्य किसी प्रकार का है, बस आशय देखा जाएगा आपका आशय क्या है और क्या कार्य और मृत्यु के संबंध, ठीक है, प्रत्यक्ष ढंग के हैं। यदि ऐसा है तो आपने आपराधिक मनोवत किया। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अगर डेफिनेशन पर ध्यान देंगे तो बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। दूसरा कहता है यदि आपका कार्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, मीनिंग दरबाई जो शारीरिक क्षति आपने कारित करना आशयित की है वो सिर्फ शारीरिक क्षति नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार की विशेषता से युक्त है, और वो शारीरिक क्षति है मानव मृत्यु को संभव बनाती है, ठीक है। ये यूं कहें कि संभवतया उससे मानव मृत्यु घटित हो सकती है। और संभवतया शब्द को जरा ध्यान में ले लेंगे, क्योंकि जब अंतर हम करना शुरू करेंगे 300 से, ठीक है, हत्या में और आपराधिक मनोवत में, तब ये संभवतया शब्द इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां जो संभाव्य शब्द का अर्थ लेते हैं वो संभवतया एक शब्द से लेते हैं, और भाषा में संभवतया इस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो ये कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर गणित की भाषा में बात करें, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इस सिद्धांत के अनुसार बात करें तो 50% प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। संभाव्य कहता ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे संभाव्य है कि मानव मृत्यु घटित हो सकती है। और बस इस लाइन के साथ दृष्टांत, ठीक है, ये तो खा और गा रिलेट नहीं करते, लेकिन स्पष्टीकरण एक ये रिलेट कर जाता है, ठीक है। जो दूसरा, ठीक है, भाग है आपराधिक मनोवत की डेफिनेशन का, उससे स्पष्टीकरण एक रिलेट कर लेता है। यहां कहता है यह वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, समझा जाएगा। त्वरित शब्द कर उसने उपयोग किया, उसने ये नहीं कहा कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, ठीक है, मृत्यु उस शारीरिक क्षति का प्राकृतिक परिणाम हो, यह बात नहीं कही उसने। उसका मृत्यु को त्वरित कर देता है, त्वरित कर देता मीनिंग कर भाई कि ऐसी शारीरिक क्षति उसने कारित की है जो रोग, अंग विकार या, ठीक है, रोग, विकार या अंग शैथिल्य है, इससे ग्रसित मनुष्य की मृत्यु को त्वरित करता है। मीनिंग कर भाई मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये भाव, ठीक है, शब्दों के माध्यम से विधायिका देने की कोशिश कर रहे हैं।
शारीरिक क्षति कारित की। अब शारीरिक क्षति दो प्रकार के व्यक्तियों को कारित कर सकते हैं, क्योंकि मानव दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ठीक है, आप अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को कैटेगराइज करने की कोशिश करोगे तो दो प्रकार के लोग आपके सामने आ जाएंगे। एक वे जो पूर्णतः स्वस्थ हैं और दूसरे वे जो किसी रोग, विकार या अंग शैथिल्य से ग्रसित हैं, लेकिन है मानव। रोग, विकार या अंग शैथिल्य से ग्रसित व्यक्ति ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और जो शारीरिक क्षति एक स्वस्थ मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो रोग, विकार या अंग शैथिल्य से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, यह पर्याप्त हो सकती है। तो स्पष्टीकरण एक इसी चीज से रिलेट करता है। आप ऐसी शारीरिक क्षति कारित करते हो जिसका संभाव्य परिणाम स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु है, तो भी आप आपराधिक मानववध करते हो। और जो शारीरिक क्षति आपने कारित की वो शारीरिक क्षति ऐसी है कि स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु तो कारित नहीं करेगी, लेकिन वो शारीरिक क्षति बीमार व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकती है। ये आप जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि बीमार व्यक्ति बीमार है यह भी आपको मालूम है, क्योंकि इस संबंध में भी दो बातें हो सकती हैं कि बीमार व्यक्ति बीमार है यह आपको पता है और बीमार व्यक्ति बीमार है यह आपको मालूम नहीं है। अगर आपसे अक्सर जो प्री में पूछा जाता है वो यहीं पर बनता है सवाल, यानी आपराधिक मानववध का जो दूसरा भाग माना जा सकता है, जो स्पष्टीकरण एक से रिलेट कर रहा है, यहीं पर बनता है। और यहीं पर आपको ध्यान देना है कि सवाल में जिसको कार्य के कर्ता की स्थिति में दर्शित किया गया है, उसकी सवाल में जिसको पीड़ित दर्शित किया गया है, उसके स्वास्थ्य की दशा के बारे में जानकारी ये है या नहीं है। अगर उसे उसके स्वास्थ्य की दशा की जानकारी है ही नहीं है, ठीक है, तब तो दृष्टांत खा आ जाएगा, क्योंकि कहता है क्या ये जानता है कि एक झाड़ी के पीछे खा नहीं जानता। ठीक है, या गाखंड आ सकता है, ये क्योंकि आपको उसके स्वास्थ्य की दशा पता नहीं है। अब आप शारीरिक क्षति कारित करो, और शारीरिक क्षति ऐसी नहीं है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की भी मृत्यु कारित कर दे। अगर ऐसी है तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो उससे स्वस्थ व्यक्ति भी मर जाता और बीमार व्यक्ति भी मर जाता, या स्वस्थ व्यक्ति के भी मर जाने की संभावना थी और बीमार व्यक्ति के मर जाने की भी संभावना थी, तब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन जो शारीरिक क्षति आपने पहुंचाई वो स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन बीमार व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। और बीमार व्यक्ति यानी प्रश्न में जिसको पीड़ित कहा गया है, ये पीड़ित दर्शित किया गया है, उसके स्वास्थ्य की दशा भी आपको मालूम थी, क्योंकि स्पष्टीकरण एक लागू ही तभी होगा क्योंकि वो कहता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त शारीरिक क्षति कारित करता है वह व्यक्ति। इसका मतलब यह हुआ कि यह व्यक्ति जो शारीरिक क्षति कारित करता है, जिसको शारीरिक क्षति कारित करता है, उसके रोग, विकार या अंग शैथिल्य के बारे में जानकारी रखता है। अन्यथा यहां शब्द ये होते कि वह एक व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करता है, शब्द ये नहीं होते कि वो रोग, विकार या अंग शैथिल्य से ग्रसित व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करता, ये शब्द ही नहीं होते। इसका मतलब यह हो गया कि स्पष्टीकरण को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो यह बात क्लियर है कि पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य की दशा इस शारीरिक क्षति कारित करने वाले व्यक्ति को पता है, और इसके बाद भी ये वो शारीरिक क्षति कारित कर रहा है जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी मृत्यु को कारित नहीं करेगा। लेकिन एक शारीरिक क्षति, ठीक है, ये शारीरिक क्षति इसने जिस व्यक्ति को कारित की है वो चूंकि रोग, विकार या अंग शैथिल्य से ग्रसित है, इसलिए उसकी मृत्यु त्वरित हो गई।
त्वरित हो गई, मीनिंग दरबाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसने अभी भी ऐसी शारीरिक क्षति कारित नहीं की है, ठीक है, जिसका प्राकृतिक परिणाम मृत्यु हो। और अगर इसने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है जिसके बारे में इसे पता है कि इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, तब मसला आपराधिक मानववध में भी आ गया और हत्या में भी आ गया, ठीक है। वो आगे की बात है, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिमाग में रखते हुए चलना जरूरी है। फिर यह मसला आपराधिक मानववध में भी आ गया और हत्या में भी आ गया, फिर आगे पहुंच जाएगा मसला। लेकिन अगर ऐसी स्थिति न भी हुई कि इसने जो शारीरिक क्षति पहुंचाई वो इस रोग, विकार या अंग शैथिल्य से ग्रसित व्यक्ति इसकी मृत्यु को प्राकृतिक तौर पर संभव बना दे, तो भी ये कम से कम आपराधिक मानववध का दोषी है। अभी हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, इसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके आगे शनय शनय बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर धीमे धीमे आगे नहीं बढ़ा गया तो फिर बात समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो स्पष्टीकरण एक रिलेट कर रहा है शारीरिक क्षति, ठीक है। और तीसरी बात जो कही गई है, जो स्पष्टीकरण 2 है, ठीक है, स्पष्टीकरण 2 यह कह रहा है कि जहां की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा, दोनों बातें कही उसने, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। यानी अगर शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित हो तो फिर इस बात को ध्यान में नहीं लिया जाएगा कि अगर क्षति का इलाज हुआ होता, ठीक है, उचित इलाज हुआ होता और कौशलपूर्ण चिकित्सा हुई होती तो वो मृत्यु रोकी जा सकती थी, ठीक है। इस बात का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। यानी स्थिति क्या निकल आई? स्थिति यह निकली कि अगर आपने शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की है, यानी आप शारीरिक क्षति कारित करने वाले व्यक्ति हैं और इलाज अनुचित हो गया, मृत्यु इसलिए हुई, ठीक है, इलाज अनुचित हुआ इसलिए मृत्यु हुई, ठीक है, चिकित्सा कौशलपूर्ण नहीं थी इसलिए मृत्यु हुई, तब भी इस अकुशल चिकित्सा को या फिर इस अनुचित चिकित्सा को मध्यवर्ती नवीन कार्य नहीं माना जाएगा। अगर अप्रत्य की भाषा में बात करें तो यह मध्यवर्ती नवीन कार्य नहीं माना जाएगा, और इस अनुचित चिकित्सा को करने वाला या अकुशल चिकित्सा को करने वाला उसने मृत्यु कारित की, यह बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। आप ही ने कारित किया यही माना जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिली चिकित्सा तो भी आप ही ने कारित की यह माना जाएगा। यानी सड़क के किनारे पड़े पड़े व्यक्ति मर गया, अगर अस्पताल पहुंच जाता तो हो सकता बच जाता, तो आप ये कहो कि किसी ने अस्पताल नहीं पहुंचाया इसलिए मर गया, तो भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, अस्पताल पहुंच गया लेकिन वहां अनुचित चिकित्सा हुई। अनुचित चिकित्सा किन कारणों से हुई इसका मतलब नहीं है, अनुचित चिकित्सा हुई या अकुशल चिकित्सा हुई, चिकित्सा करने वाला अकुशल था, यह बात नहीं, क्योंकि चिकित्सा करने वाला अकुशल था तब मध्यवर्ती नवीन काम हो गया है, तब मध्यवर्ती नवीन काम हुआ है और अब मामला दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगर अब वो मरा तो हो सकता है जिसने प्रथम काम किया था वो हत्या या आपराधिक मानववध करने के प्रयत्न का दोषी हो और यह व्यक्ति उपेक्षा या उतावलेपन से मृत्यु कारित करने का दोषी हो, तब स्थितियां ये हो सकती हैं।
लेकिन जिसने चिकित्सा की अस्पताल में वो सक्षम डॉक्टर था, सक्षम एमबीबीएस था, एमएस था, ठीक है, एमसीएच था, लेकिन चिकित्सा उचित नहीं हुई, ठीक है, चिकित्सा अकुशल हुई। अकुशल चिकित्सा का कारण यह था पट्टी थी ही नहीं पीएचसी पर या सीएचसी पर, और गंदी पट्टी बांधनी पड़ी, मजबूरी थी, करते क्या भाई, रक्तस्राव इतनी तेजी से हो रहा था, करते क्या, बांधनी पड़ी। हमें मालूम है कि गलत है, लेकिन एक जगह में निश्चित मृत्यु दिखाई दे रही, एक जगह क्या पता, ठीक है, उतनी देर में गैंग्रीन या उतनी देर में सेप्टिसीमिया ये हो ही ना, बचने की संभावना दिखाई दे रही, तो हम तो बांधेंगे। हम अक्षम है ये नहीं, हम तो सक्षम है। चिकित्सा हमने अकुशल की, करें क्या, ठीक है, चिकित्सा जो हुई वो उचित नहीं थी, जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं है। इसलिए भी हो सकता है कि फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, और यह भी हो सकता है कि जिसके चोट लगी वो भी सहयोग नहीं कर रहा था, यह भी संभव है, इसलिए अकुशल हुई, ठीक है। देखिए, जिसको आपने चोट पहुंचाई उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वो अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए अपनी चिकित्सा करवाए। हो सकता वो ये कह दे कि हम चिकित्सा करवाएंगे ही नहीं, तो भी आपके दोष में कोई कमी नहीं आती। आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है जिससे मृत्यु संभावित थी, बस बात खत्म है। क्रिमिनल लॉ बड़ा क्रूर होता है, क्रिमिनल लॉ बड़ा संवेदनहीन होता है, उसकी जद में एक बार आप आए फिर बचना बड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए हमें बड़ी चिढ़ आने लगती है जिस समय आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो निश्चित स्थिति को लागू नहीं होते, बल्कि जाने कौन कौन सी स्थितियां उनमें शामिल हो सकती। क्रिमिनल लॉ एकदम तय है, क्रिमिनल लॉ कहता है आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जिससे मृत्यु संभाव्य थी, यहीं पर बात खत्म है। यहां पर कोई दायित्व, किसी ढंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अन्य किसी व्यक्ति की नहीं है। अन्य लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, हां, बचाने में वो सक्षम नहीं थे और बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये स्थिति दूसरी है। अन्य लोग बचाने में सक्षम थे और बचाने की कोशिश कर रहे थे, बाई चांस अनुचित चिकित्सा हुई, ठीक है। अरे भाई, गोली निकालनी है, क्लोरोफॉर्म तो दिया जाएगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ना देंगे हार्ट फेल से मर जाएगा, क्योंकि दर्द होगा, दर्द एक सीमा तक झेल सकता है। और आप ये स्थितियां अनुभव आपने नहीं की है क्योंकि आपको उस स्तर की चोटें नहीं लगी, और ईश्वर करे कभी लगे भी ना। जब आपके चोट इस स्तर की लगे तो डॉक्टर एक बार तो कोशिश करता है कि लाओ ऐसे ही सही कर दें, लेकिन अगर आपने बहुत रेसिस्ट किया तो कहता छोड़ दीजिए, मत करो कुछ भी, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा और फिर वो एक स्थिति में जाके हार्ट फेल को जन्म दे देगा। इसलिए फिर वो नहीं करते हैं, छोड़ देंगे ऐसे ही। तो क्लोरोफॉर्म तो दिया जाएगा, और वो पहले से लीवर पेशेंट है, जैसे क्लोरोफॉर्म गया तुरंत मृत्यु हुई। और वो बड़ा हाई सेंटर नहीं था कि वहां इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है, व्यवस्थाएं मौजूद हों। हालांकि इस स्थिति से निपटने के लिए भी हायर सेंटर पर व्यवस्थाएं मौजूद होती। हायर सेंटर और नीचे फर्क क्या होता है? फर्क तो वही होता है कि हायर सेंटर में वो व्यवस्थाएं होती, नीचे वो व्यवस्थाएं नहीं होती। लोग तो उसी ढंग के पढ़े लिखे होते हैं। भाई एमएसएमसीएच वहां भी ऑपरेशन करेगा, एमएसएमसीएच यहां भी करेगा। वही बात है कि यहां खड़े होकर भी हम उन्हीं सिद्धांतों की दुहाई देंगे कानून में, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हीं सिद्धांतों की दुहाई दी जाएगी। वहां वो सुन लेंगे, यहां कोई सुनेगा ही नहीं। फर्क तो सिर्फ इतना ही होता है।
वक्फ अधिनियम पर हमने जो बैठकर यहां कहा, जिसका पूरा वीडियो भी मौजूद है, वही जजमेंट पे आया तो हमने यहां कहा, उनने वहां कहा, फर्क तो इतना ही है। और फर्क क्या होता है? ठीक है, अब उसकी मृत्यु हुई है तो आप ये नहीं कह सकते कि तब हायर सेंटर जाता तो बच जाता। तो हायर सेंटर जाने की उसका कर्तव्य थोड़ी था आपराधिक विधि के मुताबिक कि वो हायर सेंटर जाए जरूर। हो सकता है वो मना कर दे तो कह हम नहीं कराएंगे इलाज। आपने ऐसी शारीरिक क्षति क्यों पहुंचाई? और इसीलिए कचहरी में जो हम देखा करते हैं, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है डॉक्टर से, तो अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, अगर इस मरीज का इलाज होता तो ये बच जाता है। तो हमें बड़ा अंदर से क्रोध आने लगता है कि इस बात को पूछने का मतलब इससे क्या फर्क पड़ रहा है? चलो डॉक्टर साहब कह देते हैं हाँ बच जाता, तो क्या ये अभी क्या आप छूट जाओगे? अभी परसों नरसों एक बड़ा सीनियर काउंसिल ने यही सवाल किया, तो हमने हंस के कहा बाबूजी आपसे हमें इस सवाल की उम्मीद नहीं है। अन्य कोई करता तो कोई बात नहीं थी, आप इस सवाल को कर रहे हो। अच्छा चलो अभी डॉक्टर साहब कह देते हैं कि बच जाएगा तो आप बच जाओगे, क्या मतलब इस सवाल का? वो भी हंसने लगे, बोले कुछ चीजें यार मुवक्किल के सेटिस्फेक्शन के लिए पूछनी पड़ती हैं, छोड़ो, अच्छा फिर मत लिखो। इसका कोई मतलब नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपकी है, आपने शारीरिक क्षतिकारित की, बात खत्म हो गई। ठीक है, कहता है स्पष्टीकरण दो में उसने साफ कह दिया, जहां की शारीरिक क्षति से मृत्युकारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षतिकारित की हो उसने वह मृत्युकारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि आगे कहता ऑल दो, अगर उचित उपचार और चिकित्सा मिली होती तो उसकी मृत्यु को टाला जा सकता था। तो उचित उपचार और चिकित्सा देना ये लोगों का मानवीय कर्तव्य है, ये उनका विधिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका विधिक कर्तव्य था। इट वॉज द लीगल ड्यूटी ऑफ योर सेल्फ दैट यू शुड नॉट कॉज such type of injury to anybody which may cause for the death of that person. ये आपकी ड्यूटी थी। You have violated the law. और आप दूसरों पर अपनी गलती नहीं रख सकते, क्योंकि लोगों में आदत होती है ना कि दूसरों पर अपनी गलती रख देना। वही आदम से पूछा कि भाई जब भगवान ने मना किया था, ईश्वर की आज्ञा थी, तो तुमने इस पेड़ का फल क्यों चखा? उन्होंने कहा हुआ कहा था। ठीक, अपनी गलती नहीं मान रहे। अरे भाई तुम, उनने कहा था कुएं में कूद जाओ, तुम क्यों नहीं कूद गए? ये एक बात कह रहे हैं। ठीक है, ईव से पूछा कि भाई तुमने कहा है, बोले शैतान ने बहका दिया। शैतान ने कहा, सांप बन के आया कि खा लो, हमने खा लिया। अब सांप तो बोल नहीं सकता था, नहीं तो सांप भी बता देता कि पेड़ ने कहा था हमसे कि हम तो इतने सुंदर है, खा के देखो एक बार। आदमी की आदत में है वो अपनी गलती दूसरों पर शिफ्ट करता है, इसीलिए कानून बड़ा क्लियर है। कानून कहता नहीं वो कुछ नहीं, आपने शारीरिक क्षति कारित की, उस शारीरिक क्षति से मृत्यु हुई, और शारीरिक क्षति जो आपने कारित की वो इस नेचर की थी कि पीड़ित की मृत्यु संभावित थी, और हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, तत्वहीन है, इसका कोई मतलब नहीं कि उचित और कौशलपूर्ण चिकित्सा से उसकी मृत्यु रोकी जा सकती है। हां, चिकित्सा हुई और चिकित्सा करने वाला सक्षम नहीं था, अब बात अलग हो जाती है। तब तो चिकित्सा हुई यही नहीं कहा जा सकता, तब चिकित्सा कहां हुई? और मारने का प्रयत्न हुआ है यह कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रारूप में चिकित्सा थी, तत्व में चिकित्सा नहीं थी। ठीक है, तत्व में चिकित्सा कहां थी? यही फर्क होता है। जैसे कहा जाता है ना कि तुमने तोता रटंत की भांति सिद्धांत रट लिया। ये तोता रटंत होता क्या है? देखिए, प्रत्येक शब्द का अपना एक सत्य है, और शब्द का वो सत्य है
जानने के लिए अनुभव को छोड़कर कोई रास्ता नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये एक सत्य है, लेकिन इस सत्य को अगर जानना है तो ऑनेस्टी को अपनाना होगा। और फिर जो आपका जीवन निकल कर आएगा, उस जीवन का अंतिम निष्कर्ष होगा कि आप ये जान पाएंगे कि नहीं, जिसने कहा एकदम ठीक कहा, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। क्योंकि हमने ऑनेस्टी से जीवन जिया तो हमें जीवन अपने सुंदरतम स्वरूप में प्राप्त हुआ। अब आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लोगों से सुन रहे हैं और आपको ये शब्द याद हो गए कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, और आपने ऐसा अनुभव किए बिना उस व्यक्ति पर जो ये कह रहा था उस पर मात्र विश्वास करके दूसरों को यह बताना शुरू कर दिया कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, तो जो आप बता रहे हैं वो आपकी प्रतीति, आपका अनुभव नहीं है, वो दूसरे पर किया गया आपका विश्वास है। और आप बता ये रहे हैं कि मेरा अनुभव है, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता सत्य जैसे ही कहा जाएगा झूठ हो जाएगा, क्योंकि सत्य जिससे कहा जा रहा है उसका सत्य का कोई अनुभव नहीं है। वो तो सिर्फ सत्य को जिन शब्दों के माध्यम से उससे कहा जा रहा है उन शब्दों को सुन रहा है, उस शब्द के सत्य को उसने अनुभव नहीं किया। शब्द के सत्य को तो वक्ता ने अनुभव किया। इसलिए यह कहा जाता है कि जैसे ही सत्य कहा जाएगा वो झूठ हो जाएगा। फिर भी सत्य कहने का प्रयत्न लगातार होता है। वो इसलिए नहीं होता कि सत्य कहकर बताया जा सकता है, वो इसलिए होता है कि हो सकता है आप में प्रेरणा जग जाए और आप भी सत्य की खोज में लग जाओ, और तब यह सत्य जिस दिन आप अनुभव कर लोगे उस दिन, ठीक है, वो सत्य आपका हो जाएगा और फिर उन शब्दों के सत्य को आप जान पाओगे। तो शब्दों का सत्य जाने बिना, अर्थात शब्दों का सत्य अनुभव किए बिना, जब आप मात्र शब्दों को याद करके दोहराते हो तो इस प्रक्रिया को ही तोता रटंत कहा जाता है। तोता राम राम करता है और भी कुछ कह सकता है, लेकिन जो वो कह रहा है उसका अर्थ नहीं मालूम है उसे। उस शब्द का सत्य तोते में निवास नहीं कर रहा है। ऐसे ही जो शब्दों का सत्य है वो आप में नहीं है, आप सिर्फ उन शब्दों को दोहरा भर रहे हो। इसी को तोता रटंत कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहां नहीं लिखा है कि चिकित्सा करने वाला, ठीक है, ये अगर अयोग्य और अक्षम हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि फिर तो वो चिकित्सा होगी ही नहीं जो योग्य और सक्षम व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है। फिर तो अनुचित और कौशलपूर्ण चिकित्सा या अकुशल चिकित्सा इस किसी भी श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। न तो उसे उचित चिकित्सा, न अनुचित चिकित्सा, न कौशलपूर्ण चिकित्सा, न अकुशल चिकित्सा, चिकित्सा कहा ही नहीं जा सकता। फिर तो वो मारने का ही प्रश्न है। उसने कहा अनुचित और, ठीक है, कौशलपूर्ण चिकित्सा, तो मतलब जो कुछ उसने कहा इसका मतलब चिकित्सा देने वाला सक्षम है, बस परिस्थितियां या कुछ और है जिसकी वजह से वो उचित और कौशलपूर्ण चिकित्सा नहीं कर पाया। ठीक है, और इस वजह से मृत्यु हो गई। हो सकता है उचित और कौशलपूर्ण चिकित्सा मिलती तो बच भी जाता, लेकिन यह हो सकता अन्य कारकों पर निर्भर है और उन कारकों को उपस्थित रहना ही चाहिए। ये आप जिसने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जिसके कारण से इन अन्य कारकों की उपलब्धता आवश्यक बन गई है।
ठीक है ना। इसकी मांग ये व्यक्ति नहीं कर सकता, अर्थात ये व्यक्ति स्वयं अपने ही दोष का लाभ नहीं ले सकता। एक तो इसने शारीरिक क्षति कारित की और कहे ये रहा कि तब अन्य कारक उपलब्ध होते तो ये मृत्यु रोक ली जाती। अरे तुमने प्राथमिक कारण, किसने मृत्यु का पैदा किया? वो तुमने, प्राथमिक कारण तुमने पैदा किया। फिर जो सेकेंडरी कारण था मृत्यु का, वो सेकेंडरी कारण घट सकता है, इसकी संभाव्यता भी आपको ज्ञात थी। वो क्या पता उचित और कौशलपूर्ण चिकित्सा मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो ये प्राथमिक कारण आप अस्तित्व में लाए क्यों? आप अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को शिफ्ट नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट हैज बीन राइट डाउन बाय द लेजिस्लेचर in explanation 2 that if you are going to commit the death of a person by inflicting a injury and which has a nature, ठीक है, कि वो मृत्यु को संभाव्य बनाती है और मृत्यु हो भी गई, तो आपका यह तर्क किसी मूल्य का नहीं है कि उचित और कौशलपूर्ण चिकित्सा से उसकी मृत्यु रोकी जा सकती है। स्पष्टीकरण 3 देखें, कहता है मां के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित बालक की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस बालक का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस बालक ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ। ठीक है, कहता है किसी की मृत्यु कारित कर दे, ठीक है, शब्द है किसी की मृत्यु कारित कर दे, तो मामला अगर व्यक्ति इस संसार में पाया जा रहा है तो वो किस लिंग का है इसका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, उसके शरीर की दशा क्या है, वो दिव्यांग है या पूर्ण स्वस्थ है, इसका भी कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किसी की मृत्यु इस शब्दावली में सब आ जाते हैं, लेकिन समस्या हमेशा बॉर्डर लाइन केसेस में होती है। भाई समस्या हमेशा बॉर्डर लाइन केसेस में होगी। मां के गर्भ में जो बच्चा है उसे हम सजीव अजात शिशु ये कहेंगे। ठीक है, सजीव अजात शिशु कहने में कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर सजीव अजात शिशु है तो मामला पूर्व का 314 और 315 और वर्तमान का 91, 92 वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, वहां से तय हो जाएगा कि आपने सजीव अजात शिशु की मृत्यु, वो सजीव अजात शिशु का जीवित जन्म लेना रोका है, या मृत्यु के बाद या जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए ऐसी व्यवस्था की है, तो आप वहां निपट लिया जाएगा आपसे। लेकिन बॉर्डर लाइन केस ये है कि ना तो हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह जन्म ले लिया, और न ये कह सकते हैं कि उसने पूरी तरह जन्म नहीं लिया, ये भी नहीं कह सकते। हमने आपसे कहा कि जीवन में सब कुछ 3 भागों में बटा हुआ, इसी को त्रिवेणी कहा जाता है, और इसी के पार जो चला जाएगा उसकी मुक्ति है ऐसा माना जाता है। सब चीजें 3 में बटी हुई, सारी चीजें 3 में बटी, और उसी को प्रतीकात्मक ढंग से हिंदू मेथोडोलॉजी में कहने की कोशिश हुई कि त्रिमूर्ति, त्रिदेव, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर चीज 3 में बटी है। अगर सजीव अजात शिशु है कोई दिक्कत नहीं, निपट लेंगे, है 91, 92, जितने पूर्व 315, 316 कह रहे थे, क्लियर कट जन्म ले लिया, अब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लियर कट जन्म हो गया। अब तो है ही 302, 304, ये 100, 101, ठीक है, 103, 104, अब तो है ही, निपट ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बॉर्डर लाइन केस है, न तो पूरी तरह जन्म लिया, ठीक है, और न ही पूरी तरह मां के गर्भ में है। अब क्या करें?
तो फिर हमेशा ऐसी दशाओं में विधायिका यह तय करती है कि समाज के स्थायित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए एक वकील में और एक एकेडमिशियन की व्याख्या, इन दोनों के बीच में फर्क यही होता है। एक एकेडमिशियन इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा कि जो कुछ है वो क्यों है सिद्धांत में, और वकील सिर्फ अपना ध्यान यहीं तक केंद्रित रखेगा कि जो क्या है, बस यहीं तक, क्यों है उसे मतलब नहीं। इसलिए अच्छा वकील अच्छा टीचर नहीं हो सकता, और अच्छा टीचर अच्छा वकील नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग है, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ इंप्रेशन बिल्कुल अलग है। हम ये सोचेंगे कि जो कुछ है वो क्यों है, और वो सिर्फ इतना ही सोचता है कि हमें भाड़ में जाए वो क्यों है। हमारा काम अपने वकील को बचाना है, तो सिर्फ हमें इतना देखना है कि जो लिखा है इसके भीतर हमारा काम आता है नहीं आता, बात खत्म, हमसे क्या मतलब। उसका काम सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। लेकिन एक एकेडमिशियन ये देखेगा कि जो कुछ लिखा वो क्यों लिखा। तो सवाल ये है कि जब कार्य स्पेसिफिकली इधर या उधर नहीं जा रहा, तो कार्य को इधर या उधर कैटेगराइज करते समय जो कैटेगराइजेशन कर रहा है उसकी मनोदशा क्या होनी चाहिए। उसकी मनोदशा यही होनी चाहिए कि अगर हम इधर कैटेगराइज करें तो समाज का ज्यादा लाभ होगा, या उधर कैटेगराइज कर दे तो समाज का ज्यादा लाभ होगा। यही ठीक मनोदशा है जिसे सामने रखकर कैटेगराइजेशन उचित ढंग से किया जा सकता है, और इसी बात को ध्यान में रखकर कैटेगराइजेशन किया गया है। और वो कैटेगराइजेशन आप स्पष्टीकरण 3 में देखेंगे। देखिए, समाज विरोधी कृत्यों को जितनी कठोरता के साथ समाप्त कर दिया जाए, उनका दमन कर दिया जाए, उतना ही बेहतर होता है। अगर बच्चा बिल्कुल भी जन्म नहीं लिया, वो मां के गर्भ में ही, तब तो ठीक है भाई, 91-92 में हो गया। लेकिन अगर दशा ये आ गई है कि हम ये भी कह सकते हैं कि 91-92 में मामला है, और हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं 100, 101 या 103, 104 के भीतर भी आ रहा है, तो फिर योग्य ये होगा कि हम उस मामले को 103, 104 या 100, 101 इस श्रेणी में रख दें, क्योंकि यहां अगर हमने रखा तो दंड ज्यादा मिलेगा, और वहां रखा तो दंड यहां की अपेक्षा कम मिलेगा। और ये व्यक्ति बदतमीज है, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ये शारीरिक क्षति तो कारित कर ही रहा है, और ऐसे व्यक्ति को कारित कर रहा है जिस शारीरिक क्षति से न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि एक आने वाले व्यक्ति को भी नुकसान हो जाने की संभावना है। इसलिए इस व्यक्ति को कठोरता के साथ दंडित किया जाए, यह समाज के ज्यादा हित में होगा। इसलिए इस भावभूमि में स्पष्टीकरण 3 इनेक्ट हुआ है, और इसीलिए उसने कहा कि यद्यपि शिशु पूरी तरह पैदा नहीं हुआ, या पैदा भी पूरी तरह हो गया, उसने श्वास नहीं ली है, क्योंकि श्वास लेने के लिए डॉक्टर पीछे मारते थपथपाते हैं, जब वो रोता है तब श्वास लेता है, ठीक है। तो यद्यपि उसने श्वास नहीं ली है, अभी डॉक्टर ने थपथपाया नहीं है, या फिर पूरी तरह वो पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन एक भाग भी अगर बाहर आ गया है, तो फिर मामले को बाहर से हटाकर यहां कैटेगराइज कर देना ये समाज के ज्यादा हित में है। और दैट इज व्हाई द लेजिस्लेचर हैज बीन इनेक्टेड सच ए एक्सप्लेनेशन व्हिच आर नोन बाय अस एज अ एक्सप्लेनेशन 3, ठीक है। और वो कहता है कि मां के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इफ यू हैव इनेक्टेड द प्रोविजंस लाइक 91 and 92, then how can you say that the baby who is in existence in the womb of a mother, that ठीक है, the act
which caused the death of that baby, that is also a murder or culpable homicide not amounting to murder. How can you say such a type of thing? ये तो आप कह ही नहीं सकते, वो तो कहना ही पड़ेगा पहली लाइन। ठीक है, तो कहता मां के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं, किंतु अब यहां से वो फिलॉसफी जो कि इस तथ्य को ध्यान में रखकर अपनाई गई कि समाज विरोधी कृत्यों का कठोरता के साथ दमन होना चाहिए, तो उस फिलॉसफी को ध्यान में रखकर आगे कहा उन्होंने, किंतु किसी जीवित बालक की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा। इसे भी कहना अनावश्यक है, क्योंकि जीवित बालक ये किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता इस श्रेणी में आ गया, क्योंकि व्यक्ति किसी व्यक्ति, इसमें लिंग का, शारीरिक दशा का, आयु का कोई भेद किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, इन आधारों पर मानव प्राणियों में कोई विभेद नहीं किया जा सकता जब आप किसी व्यक्ति की शब्द प्रयोग कर रहे हो कि आयु के आधार पर कोई विभाजन आप करो मानव प्राणियों में, लिंग के आधार पर कोई विभाजन करो, या स्वास्थ्य की दशा इसके आधार पर कोई विभाजन करो, ये अस्वीकार्य है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस लाइन का भी कोई महत्व नहीं है, किंतु किसी जीवित बालक की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि, हां, अब इस लाइन को अकेले इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन नीचे लिखे हुए लाइन के साथ जब इस लाइन को पढ़ा जाएगा तो महत्व हो जाएगा। इसीलिए उसने कामा लगाया, यदि उस बालक का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस बालक ने श्वास न ली हो या वह पूर्णता उत्पन्न न हुआ हो, यानी बॉर्डर लाइन केस है, तो भी आपराधिक मानववध हो सकेगा। ये आपराधिक मानववध। अब हम लोग हत्या की ओर बढ़ेंगे। जो समय की स्थिति दिख रही है वो ऐसी नहीं दिख रही कि हम हत्या की ओर आज बढ़े, लेकिन क्योंकि हत्या की ओर अगर हम बढ़ भी गए तो हम बात को कंक्लूड जहां पर करना चाहिए वहां भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी एक बात आपको समझना कि हत्या, इसकी डेफिनेशन 101 से शुरू हो रही है। ठीक है, ये कहता है इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। ठीक है ना, बस पहली लाइन, इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। इसका मतलब यह हो गया कि कोई हत्या आपराधिक मानववध हुए बिना हत्या नहीं हो सकती, क्योंकि आपराधिक मानववध हत्या है, यह कहा उसने। इसका मतलब यह हो गया कि whenever you are going to inquire that any particular act is coming अंडर द डेफिनेशन ऑफ मर्डर आर नॉट, तो पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि जिस कृत्य से मानव की मृत्यु घटित हुई क्या उसे आपराधिक मानववध कहा जा सकता है। तब तो पहली चीज ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपराधिक मानववध हत्या है, ये कहा उसने। तो सबसे पहली चीज आपके द्वारा जो परीक्षित होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो काम किया गया क्या वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है, और जो काम किया गया वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। इसे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो काम जो किया गया और जिसका परिणाम मानव मृत्यु के रूप में सामने है वो आपराधिक मानववध की डेफिनेशन में फिट बैठता है या नहीं। अगर एक बार वो आपराधिक मानववध की डेफिनेशन में फिट बैठ गया, अब यह देखना है कि हत्या के जो तत्व बताए गए, क्या बताए गए, हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, जो भी बताए गए
हत्या के तत्व बताएगा, पहले 300 अब 101। तो हत्या के जो तत्व बताए गए, क्या वे तत्व अर्थात क्या वे परिस्थितियां, क्योंकि हत्या की जो परिभाषा है जो वर्तमान में 101 में दी गई और पहले 300 में दी गई थी, उसमें कुछ परिस्थितियां बताई हैं जिन परिस्थितियों में यदि मानववध किया जाएगा तो वो मानववध हत्या कहलाएगा, या आप यूं कह दें कि वो हत्या की श्रेणी का आपराधिक मानववध कहलाएगा, क्योंकि अंततः आपराधिक मानववध ही हत्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो काम हुआ जिसके परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु हुई है, क्या वो आपराधिक मानववध की डेफिनेशन को संतुष्ट करता है? क्या वो काम हम आपराधिक मानववध की परिभाषा के अंतर्गत रख सकते हैं? और आपराधिक मानववध की परिभाषा में आप रखें तो 3 बातों में से एक बात होनी चाहिए कि कार्य या तो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु संभाव्य हो, और तीसरा कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उसका परिणाम मानव मृत्यु के रूप में सामने आ सकता है। इन 3 बातों में से कोई एक बात होनी चाहिए, तभी उस कार्य से घटित मानव मृत्यु यह आपराधिक मानववध की श्रेणी में आ सकती है। अदरवाइज यह मानव मृत्यु निर्दोष मानव मृत्यु हो, दुर्घटना हो, जो उचित कार्य को करने में हुई, अनुचित कार्य को करने में हुई, कुछ भी हो, यह मानव मृत्यु आपराधिक मानववध नहीं है। इतने में आना ही चाहिए। हां, ये ठीक है कि घोर उपेक्षा से आप काम करते हैं तो उसे हम कहां मान लेते हैं कि आपने ज्ञान के साथ काम किया है कि इससे मानव मृत्यु संभाव्य है, और उसे हम 299 के तीसरे खंड के अंतर्गत ले ही लेते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आपका कृत्य 299 या 100 इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत आना चाहिए। अब कुछ एडिशनल सर्कमस्टांसेस, कुछ अतिरिक्त परिस्थितियां वर्णित की गई हैं। कहां? धारा 300 या वर्तमान बीएनएस की धारा 101। जो परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर उन परिस्थितियों में आप आपराधिक मानववध को संभव बनाने वाला कृत्य करोगे तो आपके कृत्य का जो स्वाभाविक, जो नेचुरल या जो प्राकृतिक परिणाम है वो मृत्यु ही होगा। ठीक है ना, वो मृत्यु ही होगा। और वो मृत्यु ही होगा, ये हम किस आधार पर कह रहे हैं? मानव के उपलब्ध ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। और लेकिन यहां ये ध्यान रखेंगे कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा है। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जिनको यदि किया जाए तो कार्य का कर्ता ये खूब जानता है कि इन परिस्थितियों में अगर हमने ये काम किया तो इसका स्वाभाविक या प्राकृतिक परिणाम मृत्यु ही है, ये खूब जानता है। यद्यपि ऐसा काम किए जाने की दशा में भी कार्य के कर्ता की मंशा विफल हो सकती है और व्यक्ति बच सकता है, क्योंकि सिद्धांत यह है कि मारने वाला ये छोटा है और बचाने वाला बड़ा है। और अगर व्यक्ति ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप भी बच गया तब आप हत्या के प्रत्यक्ष के दोषी होते हैं, और अदरवाइज आप हत्या के दोषी होते हैं। आप अपनी समझ में और अपनी जानकारी में और अपनी क्षमताओं के भीतर दूसरे मानव प्राणी को, ठीक है, जीवित रहने का कोई मौका नहीं देते हैं। इसके बाद भी बचे तो वो उसकी किस्मत, उसके मिलने वाले और शुभचिंतकों की शुभकामनाओं का प्रभाव है। आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो जब आपराधिक मानववध का कर्ता आपराधिक मानववध को ही, ठीक है, हत्या कोई अलग कृत्य नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत आपको आपराधिक मानववध और हत्या
के बीच अंतर स्थापित करने में यही आती है कि आप दोनों कृत्यों को अलग अलग करके देखते हैं। आपको ऐसा लगता है मानो हत्या करने के लिए कुछ अलग कृत्य करना पड़ता है और आपराधिक मानववध करने के लिए कुछ अलग कृत्य करना पड़ता है, जबकि गलत। आपराधिक मानववध का जो कृत्य है वही जब ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, जो परिस्थितियां मानव की मृत्यु को या जिस व्यक्ति के प्रति आपराधिक मानववध का कृत्य किया जा रहा है उस व्यक्ति की मृत्यु को इस कृत्य का स्वाभाविक या प्राकृतिक या नेचुरल परिणाम इस रूप में जानती हैं, तब फिर यदि आपके कृत्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु होती है उस मानव की, तो वो न सिर्फ आपराधिक मानववध है बल्कि हत्या भी है, बल्कि वो हत्या भी है। जैसे 100 में 1 शामिल है, लेकिन 1 में 100 शामिल नहीं है। ठीक है, 100 में 1 शामिल है। आप सीढ़ी के पहले पायदान पर ही रुक सकते हो, लेकिन अगर छत पर जाना है तो पहले पायदान को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन पहला पायदान क्रॉस करके ही छत पर जाया जा सकता है। पहले पायदान को इग्नोर करके आप छत पर नहीं पहुंच सकते। यद्यपि पहले पायदान पर ही रुक जाएं तो भी छत पर नहीं पहुंचेंगे, तब भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पहले पायदान पर चढ़े ही ना तो भी नहीं पहुंचेंगे। पहले पायदान पर चढ़ना जरूरी है। इसलिए हत्या के लिए आपराधिक मानववध का होना जरूरी है। आपराधिक मानववध वो पहली सीढ़ी है जिस पर पैर रखना आपको जरूरी हो जाएगा यदि कोई हत्या करना चाहता है। तो आपराधिक मानववध पहले होगा और फिर यह देखा जाएगा कि क्या परिस्थितियां ऐसी हैं जो 101 या 300 में वर्णित है, और अगर इसका उत्तर सकारात्मक कि हैं, ऐसी हैं, तब यह आपराधिक मानववध हत्या बन गया। और अगर इसका उत्तर नकारात्मक कि नहीं, परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि इस आपराधिक मानववध को हत्या किया जाए, तो यह आपराधिक मानववध सिर्फ आपराधिक मानववध रह गया। अर्थात स्थिति यह है कि अब यह आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। अब एक और सिचुएशन, आपराधिक मानववध यह है, यह तय हो गया, और यह भी तय हो गया कि यह आपराधिक मानववध उन्हीं स्थितियों में किया गया है जिन स्थितियों में आपराधिक मानववध किए जाने की दशा में यह हत्या बन जाता है, उन्हीं दशाओं में किया गया। लेकिन यह आपराधिक मानववध उन दशाओं में तो किया गया है जिनमें आपराधिक मानववध हत्या बन जाता है, लेकिन इसमें जो 5 अपवादिक स्थितियां बताई गई हैं उनमें से कोई एक स्थिति यह भी मौजूद है। ठीक है, अब फिर यह आपराधिक मानववध, ठीक है, हत्या नहीं माना जाएगा, बल्कि आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है यह माना जाएगा। लेकिन आपराधिक मानववध होना जरूरी है। ठीक है, आपराधिक मानववध होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि जब हम दंड के स्तर पर जाएंगे, ठीक है, तब यह जो ज्ञान है आपका आपराधिक मानववध और हत्या के संबंध में कि आप जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक मानववध करना है जो हत्या बन जाए, तब एक फर्क आपको दिखाई देने लगेगा। और उस ज्ञान के आधार पर आपराधिक मानववध को, ठीक है, दंड के प्रयोजन से 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। प्रथम कोटि का आपराधिक मानववध, सेकंड कोटि का आपराधिक मानववध और थर्ड कोटि का आपराधिक मानववध। अगर प्रथम कोटि का आपराधिक मानववध यानी सबसे गंभीर है, दंड के प्रयोजन से देख रहे हैं ना अब आपको, तो दंड के प्रयोजन से चूंकि हम देख रहे हैं तो सीधी सी बात, जितना सबसे ज्यादा गंभीरता होगी आपराधिक मानववध तो हम सबसे ज्यादा दंडित करेंगे।
तो अगर आपने न सिर्फ आपराधिक मानववध किया बल्कि ऐसी परिस्थितियों में किया कि उसे हत्या कहा जाए, तो हम सर्वाधिक दंड आपको देंगे, जो वर्तमान में 103 और पहले 302 में, यानी मैक्सिमम फांसी और मिनिमम आजीवन कारावास। और अगर हमने पाया कि आपने आपराधिक मानववध किया है किंतु ऐसा किया है जो हत्या की कोटि में आता, यदि उसमें अपवादिक दशाएं मौजूद न होती, ठीक है, आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, वो दो प्रकार का हो सकता है। एक वो जो वैसे तो हत्या होता है किंतु अपवादिक दशाओं में आ गया इसलिए हत्या नहीं है, और एक वो जो 299 में परिभाषित है उस कार्य के परिणाम के रूप में है जो आपने मृत्यु कारित करने के आशय से किया है, ठीक है। और वो स्वयं 299 की दो स्थितियों में है, एक ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से और ऐसा कार्य कारित करने के आशय से, ठीक है। तो 299 की वो दो सिचुएशन, और एक सिचुएशन ये, यानी 100 की वो दो सिचुएशन और दो सिचुएशन 101 की, दो सिचुएशन कह रहे, दो सिचुएशन 100 की और एक सिचुएशन 101 की, कि आपराधिक मानववध हत्या था किंतु सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो अपवादों में आ गया। इन आपराधिक मानववधों को हम दूसरी श्रेणी का आपराधिक मानववध कहते हैं, और ये 304 के पार्ट 1 या 104 के पार्ट 1 उससे दंडित होता है, जिसमें कहा मैक्सिमम आजीवन कारावास, वहां यह दंडित होता है। और सबसे निम्नतम श्रेणी का जो आपराधिक मानववध है वो कहां दंडित होगा? 299 के तीसरे खंड में जो आएगा, जहां आपने कार्य इस ज्ञान के साथ किया है कि उससे मृत्यु संभावित थी, ये न्यूनतम श्रेणी का है, और यहां सजा कितनी? 10 साल तक का अधिकतम कारावास, ठीक है, या जुर्माना या दोनों। तो ये आपका आपराधिक मानववध की स्थिति है। अगले क्लास में हम लोग आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे।